हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास हमने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा था वेक्टर्स का। मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियोस जाकर देख लो। ये थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था, थ्री डायमेंशन प्लेन में निकाला था, राइट। थ्री डायमेंशन प्लेन में ये आपका ओरिजिन। आप चाहो तो जिसको जो नाम देना है वो दे दो। फिजिक्स में नाम जो देते थे वो देना है वो दे दो। जैसे यहाँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। समझ रहे हो? ये थ्री डायमेंशन प्लेन के हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, राइट। हमने क्या बोला था कि चलो 2 मिनट में थोड़ा, 5 मिनट में रिवीजन कर लेते फटाफट, और फिर समझने में आसानी होगी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बट वो डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स डैश मतलब निगेटिव एक्सिस हो गया। अगर मुझको पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाना है तो मैं ऐसा एक यूनिट वेक्टर ले लूंगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है, बट वो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है। इसको हमने आई से डिनोट किया था, राइट। आई कैप। तो आई कैप किसके अलोंग है, किसका डायरेक्शन बताता है? एक्स एक्सिस का, ठीक है, याद रखेंगे, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है। इसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर लिया था, उसको हमने क्या दिया था? जे कैप, जो कि डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, किसका? वाई एक्सिस का। समझ रहे हो? और जेड एक्सिस के अलावा एक वेक्टर लेंगे, देखो मैं थोड़ा सा बना के बता रहा हूँ, राइट। उसको हमने के कैप बोला था। तो के कैप क्या रहेगा? एक यूनिट वेक्टर जो यूज होगा जेड एक्सिस को का डायरेक्शन बताने के लिए। समझ रहे हो? अगर आप निगेटिव एक्स एक्सिस बताना है तो आप क्या करोगे? उल्टा कर दोगे। देखो थोड़ा जूम करते हैं। ये सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्लियर? सब लोग एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। अगर मुझको ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर इधर जा रहा है ना, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस को मेरे को ऐसा बताना है, तो ये आई कैप था, तो उल्टा होने के बाद निगेटिव आई कैप हो जाएगा, है ना। निगेटिव वेक्टर देखा था हमने, डायरेक्शन चेंज हो जाना। समझ लो, डायरेक्शन चेंज हो जाना। अगर इधर कर दो तो ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। और नीचे जाना है को तो माइनस के कैप। समझ रहे हो? इस तरीके से आप किसका यूज करते हो? यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हो टू शो डायरेक्शंस। समझ रहे हो? उसके बाद हमने क्या बोला था? अगर कोई पॉइंट है ऐसा, ये पॉइंट है, कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? अगर वो वाई एक्सिस पे तो उसके एक्स और जेड जीरो रहेंगे। समझ रहे हो? वाई का रहेगा, अब वो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है उतना, मान लो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे इस पॉइंट के, पॉइंट पी के 0,4,0। समझ गए? अगर अब मुझको ओ पी बार निकालना है, मतलब ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, क्या करेंगे हम? आई जे के लगाएंगे, बताया था ना। एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, एंड जेड कोऑर्डिनेट को जो कि है 0, उसको के कैप से मल्टीप्लाई करो। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा गया 4 जे कैप। तो सही बात है, मैग्नीट्यूड 4 आएगा, और जे कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ रहे हो? अगर निगेटिव रहेगा तो -4 जे आ जाएगा, अगर इधर की साइड होता तो पी डैश मान लो एक पॉइंट होता, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते? 0,-4,0। अगर उतने ही डिस्टेंस पे होता तो ओ पी डैश बार कैसे निकालते हैं? मतलब ये पी डैश बार -4 जे, क्योंकि वो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। उसी तरीके से एक्स का मान लो, एक्स पे कौन सा पॉइंट रहेगा? कोई भी पॉइंट रहेगा, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते, a,0,0। ए यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, y 0 रहेगा, z 0 रहेगा। अगर z पे कोई पॉइंट है तो वो कैसे रहेगा? 0,0, c इस फॉर्म का रहेगा। क्यों? क्योंकि वो z एक्सिस पे होने की वजह से उसका x एक कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद प्लेन का था, जिस प्लेन में है उस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। समझ गए? मेक श्योर प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देख लो, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी तो सिर्फ एक रिवीजन के लिए बताया। और इससे हम क्या सीखे? अगर किसी भी पॉइंट के, जैसे इसमें यहाँ एक किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स को आई से मल्टीप्लाई करो, वाई कोऑर्डिनेट को जे से मल्टीप्लाई करो, जेड कोऑर्डिनेट को के से मल्टीप्लाई करो, और वही आपका क्या दे देगा? वेक्टर दे देगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर,
ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। ये तो वेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट फॉर्म। आई जे के फॉर्म में रहना उसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, नाम याद रखेंगे, समझ रहे हो। जैसे कोई वेक्टर है, निकालना है, मतलब पॉइंट ए दिया आपको 4, -6, 7, इसके कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट ए के। तो अगर आपको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, हम उसको स्मॉल ए बार से भी बोलते थे, बताया था। जो भी पॉइंट है वो कैपिटल लेटर से बताते, उसके जो वेक्टर होगा वो स्मॉल लेटर से बताते, उसके ऊपर बार लगा दोगे, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आई जे के लगा देना है आपको, किसको, रिस्पेक्टिव आपके पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। कैप देना भूलना मत, ये जे कैप है, तो ये माइनस है इसलिए माइनस रखो, -6, समझ रहे हो, इस तरीके से निकाल लोगे। उसके बाद हमने बोला था आपको, अगर ए बी बार है तो इसको कैसे लिखते, बी बार माइनस ए बार, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए होते, बी पॉइंट भी दिया होता, मान लो 7,6,4, ठीक है, तो बी बार कैसे निकालते आप, ओ बी बार इज इक्वल टू स्मॉल बी बार कैसे निकालते हैं, 7i प्लस 6j प्लस 4k, है ना, आई जे के लगा दिया बस। तो ए बी बार कैसे निकालोगे फिर, बी बार और माइनस ए बार करोगे, तो बी बार लिखो, चलो बी बार लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, बी बार क्या आपका 7i प्लस 6j प्लस 4k कैप, राइट, क्या रहेगा, माइनस ए बार क्या है 4i माइनस 6j प्लस 7k। अब सब्सट्रैक्शन करना है, देखो ये माइनस साइन बाहर है तो सबका साइन चेंज होगा, तो आया 7i प्लस 6j प्लस 4k, ये -4 होगा प्लस 6 होगा, समझ रहे हो, 6j माइनस 7k, साइन चेंज कर दिया, बाद में कैप में फटाफट लास्ट में लगा सकते हो, जैसा आपको आदत है वैसे रखो, ठीक है। अब मुझको दिख रहा है, देखो 7 -4, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ना, 7 -4i, जब भी सब्सट्रैक्शन करता हूँ आई कॉमन निकाल लूंगा, इसमें से j कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या आ जाएगा 6 + 6j, और इसमें से k कॉमन निकाल लूंगा तो आएगा 4 - 7k, समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, देखो ए बी बार आपने निकाला है तो क्या करा, बी बार का और माइनस ए बार का एक्स का कोएफिशिएंट है ना, आई का कोएफिशिएंट, मतलब आई का कोएफिशिएंट आपने सब्सट्रैक्शन कर लिया, आई लगा दिया, उसी तरीके से जे के कर दिया सब्सट्रैक्ट एक दूसरे से, बट पहले बी का बाद में ए का, समझ रहे हो। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये तो सीधी बात है, 3i प्लस 12j माइनस 3k, ठीक है ना, समझ लो, ए बी बार आ गया। तो अगर मुझको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिख दूंगा, कोई पॉइंट है a1 b1 c1 और पॉइंट बी है a2 b2 c2, तो ए बी बार कैसे निकालेंगे हम x का सब्सट्रैक्शन लेंगे कोऑर्डिनेट्स का, बट पहले b का माइनस a का, उसको i लगाएंगे, फिर b2 माइनस b1 उसको j लगाएंगे, और c2 माइनस c1 उसको k लगाएंगे। ये हमको यहाँ से ही दिख गया था, कहाँ से दिखा हमको, ये वाला एग्जाम्पल लेकर हमने समझा दिया है तो पहले ही, है ना। तो इतना सारा हमको ये इतना नहीं लिखना पड़ेगा, समझ लो, 2 स्टेप्स हमारे बच जाएंगे अगर हम ये याद रखेंगे तो। उसके बाद हमारा अगर पॉइंट ए बी दिख रहा है हमको, तो हमारे एक और स्टेप बच जाएगी, क्या, ये लिखने की स्टेप। अगर क्वेश्चन कंपैरेटिवली लेंदी है तो 1 मार्क का 2 मार्क का रहा तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्यों, अगर नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, डायरेक्ट लिख के एक लाइन में खत्म करोगे क्या, सही है, मतलब बस ऐसा लिख दिया खत्म। अगर क्वेश्चन कंपैरेटिवली लेंदी है, टाइम लग रहा है, तो कुछ स्टेप स्किप करते वक्त जो बेसिक्स है उसके हम स्टेप्स जो है वो स्किप कर सकते हैं। बट अगर 1 मार्क का 2 मार्क का बेसिक ही क्वेश्चन पूछा है, आप उसमें कैसे करोगे, तो थोड़ा सा प्रॉपरली लिखोगे तब टोटल पूरे मार्क्स आपको बोर्ड्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको। इससे हमको ये भी समझ में आ गया कि सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, ये क्या है, बी बार माइनस ए बार, ये ना, हाँ कि ना, ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स करते हो तो आप सब्सट्रैक्शन कर लेते हो कोऑर्डिनेट्स का, और अगर एडिशन रहा तो बीच में एडिशन आ जाएगा, और क्या फर्क पड़ने वाला है,
समझ लो। चलो अब मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अब स्केलर मतलब कोई नंबर, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर को, तो क्या होता है, मान लो एक ऐसा वेक्टर है ए बार, ठीक है। अगर मैंने इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक वेक्टर बन जाएगा 3a बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक नया वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन तो ए बार के अलोंग ही रहेगा, ए बार का जैसा है वैसे, जैसे ए बार का मुंह दिख रहा है राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल, तो 3a बार का भी वैसे रहेगा, सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, कितने से, जितने से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 टाइम्स मान लो, ऐसा 3 टाइम्स बढ़ गया, है ना, ए बार और ए बार, ऐसा 3 बार, 3 वेक्टर्स को मिला के एक वेक्टर बन जाएगा आपका 3a बार। समझ रहे हो, क्लियर। और अगर मैं थोड़ा उल्टा कर दूं, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फिर से सेम ही रहेगा, डायरेक्शन सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो देखो लेंथ इतनी बड़ी थी पहले, ठीक है ना, समझाने के बाद इस केस में अब लेंथ छोटी हो गई, समझ लो ना, छोटी हो गई, छोटी दिख रहा है, छोटी हो गई, समझ रहे हो। तो ये बन गया आपका 2a बार, हाफ ऑफ a बार। समझ लो, मतलब अगर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो छोटा होगा। अब वो डिपेंड करता है फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, क्लियर। वो तो आप देखकर ही समझ में आ जाओगे, हाफ से करो तो छोटा होगा, 3/2 से कर दे तो 1.5 टाइम्स होता वो, सही है। अब ये हुआ अगर मैंने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए बार को, ठीक है ना। अगर मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करता, मतलब -2a बार अगर मुझको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझको, मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये दिख रहा है मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × -a बार, समझ लो ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्लियर। अब मैग्नीट्यूड 2 से 2 ट्वाइस कर देना है, बट ए बार का क्या है, -a बार, मतलब निगेटिव वेक्टर लेना है, तो अब उसको उल्टा कर दोगे, आपका ए बार क्या था, राइट हैंड साइड में था, आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, तो ये तो वो आपका -a बार, और अगर अब उसका आपने मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिया है तो ये ट्वाइस ऑफ -a बार, मतलब ये कौन सा वेक्टर है, -2a बार, एक ही बात है, समझ रहे हो। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव स्केलर से हमने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग ऑन दैट स्केलर होगा, ठीक है। छोटे मैग्नीट्यूड से करोगे तो छोटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड अपने वेक्टर का, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, और माइनस से करो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, क्लियर, हाँ कि ना। तो ये देखकर हम ये भी पता कर सकते हैं, देखो जब मैंने ए बार लिखा है, ठीक है, ये 3a बार है, मान लो कि इसको एक नाम देते हैं ना, एक नाम देते, इस वेक्टर को एक नाम देते b बार, ठीक है। अब a बार और b बार को देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ, वो कोलिनियर है क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, या तो अपोज पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, तो हमको दिख रहा है b बार और a बार पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे है, हमने ड्रॉ किया इसलिए, तो हम बोल सकते हैं a बार एंड b बार आर कोलिनियर, कोलिनियर रहेंगे, राइट। कब, जब कोई भी एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल होगा दूसरे वेक्टर के, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे b बार इज इक्वल टू थ्राइस, सॉरी यहाँ a बार होना था, b बार इक्वल टू थ्राइस a बार, समझ रहे हो, स्केलर मल्टीपल होना मतलब ही क्या होना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन तो सेम रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया b बार इज कोलिनियर विथ a बार, बिकॉज b बार इज इक्वल टू थ्राइस a बार है, स्केलर मल्टीपल, समझ रहे हो, आगे ना। तो हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, और देखो अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई करो आप, ये एक वेक्टर मान लिया मैंने -c बार मान लिया, तो मैं बोल सकता हूँ ना c बार एंड a बार आर कोलिनियर, क्यों बोल सकता हूँ कोलिनियर, क्योंकि पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे भले डायरेक्शन वो अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, रिकॉल करो कोलिनियर
वेक्टर्स के बारे में क्या बोला था, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं या पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं, डायरेक्शन उनका सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। तो एट द लास्ट हम क्या बोल सकते हैं फिर, टू वेक्टर्स, नोट लिख लो, ठीक है, नोट लिखेंगे हम, टू वेक्टर्स आर collinear, right, if one vector is scalar multiple of other vector, या सेकेंड वेक्टर बोल सकते, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको हेल्प होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट बना ले रहे हैं, समझ गए, याद रखना है, ठीक है। अब अगर स्केलर मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैंने कोई वेक्टर ए बार, ठीक है, इसको के से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, एक ही बात होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई किसको होने वाला है, मान लो ए बार, आपको ऊपर लिखते हैं, ए बार मान लो हमारा, ए बार है हमारा A1I B1J C1K, ठीक है। तो अगर मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो लास्ट में होना क्या है, वो के से मल्टीप्लाई लेफ्ट से करो या राइट से करो, होना क्या है उसका मल्टीप्लाई, के A1I के B1J के C1 के कैप, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये स्केलर है, ये एक हमारा यूनिट वेक्टर है टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, राइट, समझ लो। तो आप देखो, के से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे लिख सकते हो, या इन शॉर्ट आप के बाहर निकाल सकते हो, जो भी कॉमन रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखना है, जो भी कॉमन रहेगा वो भी आप कॉमन निकाल के लिख सकते हो, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं, के इंटू मतलब कॉमन निकाल के लिख सकते हो, ठीक है, कॉमन भी निकाल के लिख सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा, कोई इसमें डिफिकल्ट तो बात है नहीं। इसके बाद अगर कोई कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करो, के नहीं लेते हम, फिर कंफ्यूज हो गए, एम कांस्टेंट से ले रहे हो, ए बार है और बी बार है, कोई दो वेक्टर्स उनका एडिशन होने वाला था या सबसेक्शन होने वाला था, तो आप एम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, एम ए बार प्लस एम बी बार, वाइस वर्सा भी, ठीक है, एम कॉमन निकल के ये भी लिख सकते हो और इससे ये भी लिख सकते हो, क्लियर, याद रखना, जब भी कोई प्रॉपर्टी तो लेफ्ट टू राइट है तो राइट टू लेफ्ट भी आपको लिखते आने चाहिए, समझ रहे हो। इसके बाद अगर मैं थर्ड बोलूं तो एक स्केलर है, फिर एक और स्केलर से आपने अंदर स्केलर है, ठीक है, m इंटू एन ए बार, ठीक है, दोनों वेयर m एंड n बोथ आर स्केलर, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप डायरेक्टली m और n का प्रोडक्ट लेकर भी a बार को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, n बाहर ले लो और m से a बार को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो ये तो यार सिंपल है, कुछ बच्चे बोलेंगे सिंपल है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, तो हाँ सिंपल है, बट ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होती है, या कुछ प्रूफ करने में, कोई क्वेश्चन होंगे बोला जाएगा शो दैट, तब आपको हेल्प होगा आगे पीछे करना, जैसे लॉस ऑफ इंडाइसेस ज्यादा यूज होते थे ना हमारे, समझ लो, हाँ कि ना। तो लगभग तो बस यही है हमारा, और क्या है, फोर्थ, ठीक है, बाकी तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे करते जाएंगे, क्लियर। अब जो एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो स्केलर की हो गई, तो हम मिक्स ही कर लेते हैं, कौन देख पूछ रहा है हमसे, हमको तो समझने से मतलब है, तो कम्यूटेटिव रहता है वेक्टर एडिशन, या सब वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव रहता है, अगर मैंने ए बार प्लस बी बार किया या बी बार प्लस ए बार किया तो एक ही बात है, वो तो पता है ना, होना क्या है आपका, आई के क्वेश्चन, जे के क्वेश्चन और के क्वेश्चन ऐड होने वाले बस, है ना, ये ऊपर जैसे हमने लिखा, जैसे सबसेक्शन हुए थे वैसे एडिशन के लिए अगर मैंने ऐड एडिशन का निकालना है मुझको, ए बार प्लस बी बार, तो कुछ नहीं करना है, ये सब सिर्फ प्लस करके लिख देना, समझ रहे हो, बस उसी तरीके से हमको ये याद रहेगा, सबसेक्शन नहीं रहेगा कम्यूटेटिव, ठीक है, क्योंकि अब मीनिंग बदल जाता है ना,
सही है। फिफ्थ एसोसिएटिव रहेगा बी बार प्लस सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। मतलब मैंने लास्ट के दो वेक्टर्स के ऐड करके उसको फर्स्ट से ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट आया वो इक्वल रहेगा। या तो पहले टू वेक्टर्स को ऐड करो, थर्ड वेक्टर से बाद में एडिशन कर दो, एक ही बात है, ठीक है। और प्रूफ करना है आपको तो कोई टेंशन नहीं है इसको कि ये प्रूफ करना है। तो वही जैसे हमारा एक वेक्टर बनाऊंगा, फिर ये ए बार, ये बी बार, ये सी बार। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा आपका? रिजल्टेंट अगर मैं देखो इसको ज्वाइन करो तो ये वेक्टर बनेगा ए बार प्लस बी बार। क्यों? ऐसे गए फिर ऐसा है ना। अब मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं तो ऐड होगा ना ए बार प्लस बी बार, ये ऐसा गया फिर ऐसा, ये भी ऐड हो जाएगा सी बार। तो पहले आपने ये वाला लिया फिर उससे करा, समझ लो। अब इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसा फिर से दूसरा ड्रॉ करता हूँ, ये क्या आना चाहिए मेरा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, रिजल्टेंट सेम आना चाहिए। तो अगर मैंने अब ऐसे ज्वाइन किया, ये ए बार था, ये बी बार था, ये सी बार था, मुझको बताओ ये कितना आना है? ये क्या आएगा? बी बार प्लस सी बार, ये आएगा बी बार प्लस सी बार। फिर से रास्ते से गए, ए बार प्लस ए बार प्लस ये वाला ऐड होगा, फिर बी बार प्लस सी बार। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? ये वाला। तो ये वाला क्या बन गया? ये बना ना। तो सेम हुआ ना, सेम हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ रास्ते से गए, अब बस रास्ता बदला। और ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना, एडिशन होने वाला है, सीधी बात है। आया है जीजे के ऐड होने वाले हैं, आगे पीछे भी करोगे तो एडिशन ही होने वाला है, इसलिए एसोसिएटिव बोल दिया हमने। और क्या किया? क्लियर है? चलो क्वेरी अराइज हुई है कि मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या है? ये कोई कुछ नहीं, एक नंबर है, एक नंबर है। जैसे अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दो वेक्टर्स को ए बार प्लस बी बार, वो इक्वल रिजल्ट क्रिएट करेगा 5 ए बार प्लस 5 बी बार से, बस कुछ नहीं। अब ये वेक्टर दिए होंगे आपको, एम मतलब कोई नंबर है, समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल लेकर थर्ड भी हम क्लियर कर, अगर कोई नंबर है 5 और अंदर है 3 ए बार, तो अगर आप जो वेक्टर ए है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो जो एक वेक्टर बनेगा वो सेम रहेगा किसके? प्रोडक्ट ले लो 15 ए बार के। मतलब मैग्नीट्यूड जो है ए बार का वो एज ऑब्वियस 15 टाइम्स हो जाएगा, जो भी पहले मैग्नीट्यूड था 15 टाइम्स हो जाएगा। या कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है हमको एडजस्ट करना पड़ता है, तो मैं 3 बाहर ले लेता हूँ, 5 ए लेते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। मैग्नीट्यूड तो 15 टाइम्स ही होने वाला है ए बार का, है ना। अभी देखा था स्केलर मतलब क्या करता है, जो मैग्नीट्यूड है उसको उतने टाइम्स बढ़ा देता है। जैसे ए बार का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो जो मैग्नीट्यूड था वो 15 टाइम्स बढ़ जाएगा। हमने अभी डायग्राम ड्रॉ करके देखे थे ना, कि जो भी मैग्नीट्यूड था ए बार का, अगर मैंने 3 से किया तो 3 टाइम्स बढ़ गया मैग्नीट्यूड, अगर हाफ से किया तो हाफ हो गया, -2 से किया तो 2 टाइम्स तो बढ़ा, सिर्फ माइनस की वजह से क्या हो गया? सिर्फ उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है। उस तरीके से मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। ये प्रोडक्ट लेने मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ना, क्लियर। इसके बाद ये तो सारी सारी लॉज है हमारे, जो हम पहले यूज करते थे नंबर्स में। अगर मैंने दो नंबर्स का एडिशन किया तो उल्टा करके लिख सकता हूँ ना, ए बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, एडिशन ही हो रहा है ना। अब आप बोलोगे ऐसा जरूरी क्यों है? तो जब क्वेश्चंस आएंगे हमको आपको क्लियर हो, ठीक है। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कुछ प्रूफ करने के लिए, तब हमको ये काम में आएगा। तो हमको पता होना चाहिए, मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ कब एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन में नहीं, तो फिर तो मीनिंग ही बदल जाएगा, है ना। इसके बाद में एसोसिएटिव में भी, एसोसिएटिव मतलब अगर 3 वेक्टर्स का एडिशन है तो पहले 2 का एडिशन कर सकते हो, फिर तीसरे सेम रिजल्ट आएगा, या पहले 2 का फिर तीसरे से, या लास्ट के 2 का फिर फर्स्ट से, एक ही रिजल्ट है जैसे एसोसिएटिव में करते थे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया लास्ट के 2, तो अभी के लिए सिर्फ एक हल्का सा ध्यान में रखना, एडिशन कैसे भी करो चलता है। मैं ऐसा भी लिख सकता था ए प्लस सी फिर बी से ऐड कर दो, एक ही बात है। ये जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमको प्रूफ करने में, तब हमको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे आज ही इसी सेशन में, ठीक है।
देखो हमने अभी देखा था कि बी बार इज इक्वल टू 3a बार, मैंने लिख के दिखाया था आपको। तो ये बी बार और ए बार कोलिनियर रहेंगे, हाँ कि ना? कोलिनियर रहेंगे, हाँ या ना? अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो वो कोलिनियर रहेंगे। क्यों? फिर से बता दे, तो ये ए बार है तो बी बार क्या रहेगा? 3 टाइम्स रहेगा वेक्टर ए के, 3 टाइम्स रहेगा। समझ रहे हो? अब ये +3 है इसलिए मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। -3 रहता तो मैं डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है? कोलिनियर, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे ना, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ये हमने अभी डिराइव किया था, नोट भी लिख कर दिया था। समझ रहे हो? और हमने अभी देखा कि वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वेक्टर ए बार को आप, ठीक है, मतलब पॉइंट ए था कोई, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, पॉइंट ए था, इसके A1, B1 और C1 कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट बी के A2, B2 और C2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, आप चाहो तो नंबर भी कंसीडर कर सकते हो, नंबर भी कंसीडर कर सकते हो। ए बार को कैसे लिखोगे फिर? A1i, B1j, C1k कैप, समझ रहे हो? वेक्टर बी बार को कैसे लिखोगे आप? 3 टाइम्स करोगे ना, 3 टाइम्स। बट अभी हमको इस टाइप से करना है, इस पे से लाना है, ठीक है? मैं लिखूंगा A2i, B2j प्लस C2k, ठीक है? तो ये वेक्टर, सॉरी, कंपोनेंट फॉर्म हुआ वेक्टर का, ठीक है? अगर अब मुझको पूछा जाए कि स्केलर कंपोनेंट बताओ वेक्टर के, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट क्या रहेंगे? कुछ नहीं, जो ये नंबर होते हैं, नंबर, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस होते हैं आई के, इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट के, पॉइंट दिया हो तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, अगर हमको वेक्टर दिया है तो हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स आई जे के। तो ये जो A1, B1 और C1, ये क्या हो गए? स्केलर कंपोनेंट हो गए, किसके? वेक्टर ए के। अगर वेक्टर बी के को स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? A2, B2, C2, समझ गए? और इसी को हमको अगर क्वेश्चन से इतना पूछ लिया जाए कि वेक्टर कंपोनेंट बताओ, तो मैं आई जे के लगा के बोलूंगा, ठीक है? आई जे के लगा कर बोलूंगा, ये स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बार, ठीक है? मैंने लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी बार। वेक्टर कंपोनेंट मतलब जो भी कोएफिशिएंट्स है आई जे के वो पूरा उठा के लिखना है। A1 है, ये कंपोनेंट हुआ, B1 जे ये कंपोनेंट हुआ, C1 के ये कंपोनेंट, ऐसे 3 कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर के, ठीक है? इसको वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं, किसके? ए बार, ये जो वेक्टर है इसके, समझ गए? इन शॉर्ट इतना याद रखना है, स्केलर मतलब कोएफिशिएंट ले लो, सिर्फ कोएफिशिएंट। वेक्टर कंपोनेंट मतलब उसको, उसी कोएफिशिएंट को आई जे के लगा दो, जैसे मैंने यहाँ आई जे के लगा दिया ना, A1, B1, C1 को लगा दिया, ठीक है? ये क्वेश्चन आएगा हमको एक्सरसाइज में तो और ज्यादा क्लियर होगा जब नंबर्स आएंगे। सिर्फ इतना याद रखना, वेक्टर निकाल लो, और दिया हो तो फिर तो टेंशन का काम नहीं, पॉइंट दिया हो तो फिर तो बिल्कुल भी टेंशन का काम नहीं। जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम बोल देंगे स्केलर कंपोनेंट, उस कोऑर्डिनेट्स को आई जे के लगा तो हम उसको बोल देंगे वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर? इसमें कंफ्यूजन होने का कोई काम नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं याद रहा, नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं। कोई वेक्टर दिया होगा, अगर आपको वेक्टर दिया होगा तो हम आई, जे और के क्वेश्चन उठा लिए जाए उसको बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट, और वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाए तो आई जे के साथ में लिख दो, ठीक है? A1i एक कंपोनेंट, B1j एक कंपोनेंट, C1 के एक कंपोनेंट, उसको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है? ये कब? जब वेक्टर दिया हो, और अगर पॉइंट दिया हो तो सीधी बात है, कोई पॉइंट को कैसे लिखते हैं? ऐसे वेक्टर में लिख दो। फिर से वही थ्योरी अपनी, स्केलर और वेक्टर कैसे निकालते, ठीक है? समझ गए? क्लियर? और ए बी बार का स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट हमको निकालने के लिए कहा जाता, मान लो ए बी बार का निकालने के लिए कहा जाता, तो पहले ए बी बार फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। ए बी बार क्या होता है? बी बार माइनस ए बार। अभी हमको पता है बी बार माइनस ए बार कैसे करोगे? A2 माइनस A1 आई लगा लोगे, B2 माइनस B1 जे लगा दोगे, और C2 माइनस C1 के लगा दोगे उसको। समझ गए? अभी देखा था हमने ए बी बार कैसे निकालते, बस। अगर अब इसके स्केलर कंपोनेंट पूछा है तो ए बी बार के, तो मैं बोलता A2 माइनस A1, B2 माइनस B1 एंड C2 माइनस C1 आर द स्केलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर कंपोनेंट्स पूछे जाते तो मैं इसको सिर्फ
जे लगा देता मेरा, ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। समझ गए? क्लियर? समझ रहे हो? इसके बाद वापस से हम हमारे क्वेश्चन पे, एक जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि बी बार इज इक्वल टू, अगर आपको दिया है 3 a बार, मतलब ये हमने बोला a बार और b बार कोलिनियर है, ठीक है। ये जो हमने वेक्टर कंपोनेंट लिखे थे a बार और b बार के, उस फॉर्म में लिख के देखो पर एक बार लिख के देखो। b बार क्या रहेगा आपका? a2i b2j c2k, उसको कैप लगा लो। ये 3 इंटू आएगा a1i b1 b1j c1k, ये डबल कैप लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3a1i 3b1j प्लस 3c1k a2i b2j c2k। अब हमको ये इक्वालिटी दिख रहा है, तो याद रखो जब भी दो वेक्टर्स इक्वल है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है, ये इक्वालिटी है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में एक वेक्टर है, ये इक्वल बोल रहे हैं, तो इक्वल मतलब क्या होगा? आई के और आई के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, मतलब a2 इक्वल टू क्या आएगा? 3a1, और j के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, क्या आएगा? b2 इक्वल टू 3b1, और c के कोएफिशिएंट इक्वल रहेंगे, क्या आएगा? c2 इक्वल टू 3 थ्राइस ऑफ c1। समझ रहे हो? अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या मिला मुझको? a2 अपॉन a1 इक्वल टू 3, b2 अपॉन b1 इक्वल टू 3, c2 अपॉन c1 इक्वल टू 3, है ना? हाँ कि ना? तो इन शॉर्ट, अगर इससे हमको क्या पता चला, अगर कोई दो वेक्टर्स, यहां हमको दिख रहा था स्केलर मल्टीपल है, मतलब हम बोल सकते थे a बार एंड b बार आर कोलिनियर, ठीक है ना? कोलिनियर। तो अगर ऐसा हो, कोई दो वेक्टर्स है, इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स, उनका रेशियो देखो इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है, वो अगर इक्वल हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर जो क्या है, स्केलर है, हाँ कि ना? सॉरी, कोलिनियर है, समझ लो, कोलिनियर है, हाँ कि ना? मतलब आपको ऐसा ऐसा निकालते नहीं बैठना पड़ेगा, ये प्रूफ नहीं करना बैठना पड़ेगा, अगर आप ये देख लो तो, ठीक है। चलो जाने दो, अगर किसी को ना समझ में आए तो सिर्फ इतना याद रखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अभी, उसमें हम समझेंगे, सिर्फ इतना याद रखो, हमने क्या देखा, बी बार इक्वल टू थ्राइस ए बार अगर दिया था आपको, मतलब ही क्या था, वो कोलिनियर थे। तो अगर कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर हो, तो हमने सॉल्व करके क्या पता लगाया कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हो, तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स, मतलब आई के, जे के और के जो कंपोनेंट्स थे, स्केलर कंपोनेंट, उनका अगर मैं रेशियो लू, तो वो इक्वली आता है। यहाँ इक्वली आया ना, 3 आया। अब इस केस में 3 आया, दूसरे केस में दूसरा नंबर आता, समझ लो। तो हम बोल सकते हैं उल्टा करके कि अगर स्केलर कंपोनेंट का रेशियो इक्वल हो, तो वेक्टर्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कोलिनियर है तो स्केलर कंपोनेंट का रेशियो इक्वल आया, तो मैं इसको उल्टा कॉन्वर्स बोल सकता हूँ, रेशियो इक्वल होगा तो क्या होगा? कोलिनियर होगा, समझ लो। तो हमको ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो इसको क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कोई दो पॉइंट दे देंगे या कोई दो वेक्टर्स दे देंगे, ए बार कोई वेक्टर दिया जाएगा आपको, बी बार कोई वेक्टर दे दिया जाएगा आपको, और पूछा जाएगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका कोलिनियर है या नहीं है चेक करने का, मान लो ऐसे दिया है, मैं मन से ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझको पूछा जाए, अगर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर है क्या, चेक करने के लिए पूछा, चेक करने बोला, क्वेश्चन, ठीक है। कैसे चेक करूंगा? मैं देख कर ही बता देना चाहिए, मुझको आना चाहिए क्या, रेशियो इक्वल है, देखो a2 अपॉन a1 करो या a1 अपॉन a2 करो, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो मुझको दिख रहा है यहाँ a1 अपॉन a2 क्या आ गया मेरा, 2/4, मतलब 1/2,
फिर मैं देखूंगा b1/b2 क्या आया 3/6 मतलब ये 1/2 है ना, b1/b2। फिर c1/c2 भी मैं देख लूंगा क्या मिल रहा है मुझको, c1/c2। देखो याद करो, अब लिखते थे कहाँ पर लिखते थे, ये 10th स्टैंडर्ड में लिखते थे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, यूनिक इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, है ना, उस तरीके का जैसे दिख रहा है ना। अब हमको दिख रहा है ना रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है मतलब क्या है, ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा करेगा। ए बार एंड बी बार आर को लीनियर, समझ लो, क्लियर। और एक तरीका ऐसा था कि आप ए बार लिखते, देखो एक तरीका मैं साइड से यहीं लिख देता हूँ, एक तरीका हमारा ऐसा था, मैं देखो बी बार को ऐसा लिखता, बी बार फिर से लिखता 4i + 6j + 8k, ये टेक्स्ट बुक की मेथड होगी, ठीक है। 2 कॉमन निकाल देता इसमें से तो आ जाता 2i + 3j + 4k। अब ये मुझको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, वेक्टर ए बार है, आखिर ना, तो मैं लिख देता ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बार। अब हमको दिख गया बी बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार, है ना, तो लिखूंगा एज बी बार इज स्केलर मल्टीपल of a bar, therefore a bar and b bar are कोलिनियर, समझ लो। यह एक अल्टरनेट मेथड हो गई हमारी, ये टेक्स्ट बुक की मेथड है, ये हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे कि देख कर हमको समझ में आ जाना चाहिए। रेशियोज इक्वल हो गए, हम डायरेक्टली बोल देंगे वो कोलिनियर है, और नहीं होंगे अगर एक भी सेम नहीं होगा तो हम बोल देंगे कोलिनियर नहीं है, समझ गए, क्लियर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम हमारे सेकंड एक्सरसाइज से। चलिए एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं याद है ना, अगर ए बार है आपका a1 है, b1 j c1 k, तो हमने कैसे निकाला था, मॉड ऑफ ए बार, स्क्वायर रूट लिया था, और ये जो आई जे के जो मतलब ये वेक्टर ए के जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हो, समझ रहे हो ना, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो सम लेने के बाद, उसी तरीके से फिर निकाल लो, है ना। सिमिलरली वी नो दैट लिखा मैंने, वी नो दैट सॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट मैं निकालूंगा, बाकी क्या आप निकाल लो। अब ये देखकर ही मैं बता सकता हूँ ये यूनिट वेक्टर है, इसका क्या आएगा 1 आएगा, लगा लो। ए बार का क्या आएगा, ए बार का आपका स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकालोगे, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, क्यों, आई का क्वेश्चन भी 1 है, जे का भी 1 है, के का भी 1 है, स्क्वायर करोगे तो ये कितना बनने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 + 1 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या, मॉड ऑफ ए बार, मिल गया मॉड ऑफ ए बार। बस मॉड निकालना मतलब ही मैग्नीट्यूड निकालना, क्लियर है। तो बस अब ये होमवर्क है आपको, सेकंड और थर्ड आप निकालो, बी बार और सी बार, मॉड ऑफ बी बार, मॉड ऑफ सी बार, मैग्नीट्यूड मतलब ही मॉड ऑफ बी बार, मॉड ऑफ सी बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी। कुछ मत करो, जो क्वेश्चन है इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, साइन के साथ लेना। अब ये -1/√2 और √3 का स्क्वायर भी करोगे तो 1/3 आएगा, तो ये 1/3 + 1/3 + 1/3, थ्राइस ऑफ 1/3, 3 कैंसिल आ जाएगा, √1 आ जाएगा, मतलब ये 1, समझ गए। यहाँ पर 2 का स्क्वायर + -7 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर ले लेना, सम करना, स्क्वायर रूट लेना, समझ गए, सिंपल एकदम, इस पे ज्यादा हम टाइम देते नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको ऐसे 2 वेक्टर्स लिखने पड़ेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कोई भी एक वेक्टर ले लो, आपको पता है मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं आप, मैग्नीट्यूड में आप क्या करते हो, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम करते हो। मतलब ये हम क्या करेंगे, अब अगर मैं ऐसा लिख लूं 5i + 6j + 8k, मेरे मेरे मन में आया था इसलिए लिख दिया। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, अगर मैं इसको फ्लक्चुएट भी कर दूं, आगे पीछे कर दूं, मतलब बी बार लिख दूं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या,
मैग्नीट्यूड को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर किसका करोगे? 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, ये आगे पीछे भी लिखे जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, हाँ कि ना? या मैं साइन भी चेंज कर सकता हूँ। देखो, 2 मांगे थे उसने, 2 पूछा था आपको, 2 वेक्टर्स, हम 3 भी लिख सकते। कैसे? हम साइन चेंज कर देंगे, ए बार का साइन चेंज कर देते, मतलब मैंने 2 इसका चेंज कर दिया, 6 का और 8 का। अल्टीमेटली 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर आएगा 36, -6 का -8 का स्क्वायर आने वाला है आपका 64। अल्टीमेटली आपका ये एडिशन होकर आंसर 120 रूट ऑफ 125 आने वाला है, मतलब 5√5। समझ रहे हो? अल्टीमेटली तो आंसर 5√5 आने वाला है ना मैग्नीट्यूड। इसका भी वही आने वाला है 5√5। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। चाहते तो आप माइनस और बाहर लगा देते, एक और वेक्टर बन जाएगा। तो याद रखो, अगर जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनका साइन अगर चेंज हो रहा है सिर्फ, या वो आगे पीछे हो रहे हैं, आई का जे को मिल जाए, जे को आई का मिल जाए, है ना, आगे पीछे हो गए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। इससे हम क्या सीखे? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अगर स्केलर कंपोनेंट्स का साइन चेंज हो या वो शफल हुए हो, ठीक है। ये याद रखना है, एमसीक्यूज में आपको हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। और बोर्ड्स में तो आपको सीधा सीधा ये 2 लिखना है, खत्म करो। मैग्नीट्यूड दोनों के निकाल के दिखा दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इक्वल टू, इक्वल आ गए बस, और खत्म, आपका हो गया क्लियर। समझ रहे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड होने वाले 2 वेक्टर्स, सॉरी सेम डायरेक्शन है। पिछले क्वेश्चन में था मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। तो देखो, कोई वेक्टर है ए बार, ठीक है, मैं इसको आई बार प्लस जे बार प्लस के बार, सादा सिंपल एक 1 1 वाला ही लेता हूँ। अगर मुझको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वैसे तो देखो डायरेक्शन सेम रखना है, मैंने अगर लिख दिया 3a बार तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा किस पे? मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ये तो हम देख चुके थे ना, ये a बार है तो थ्राइस a बार क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा बस। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो सेम रहेगा, बस इसने यही बोला है ना, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो मैंने a बार अगर लिख दिया तो मैं थ्राइस a बार मतलब ही सेम डायरेक्शन में आने वाला है, आखिर ना। तो अभी ऐसा ना लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो थ्राइस a बार है, मतलब ये जो b बार है हमारा वो क्या आएगा? थ्राइस ऑफ a बार, ठीक है। मैंने इस 3b बार को नाम दे दिया, 3a बार को मैंने नाम दे दिया b बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ आ जाएगी वो। समझ लो, हो गया। अभी मैं हटा देता हूँ पिछला वाला, हो गया ना, a बार और b बार, ठीक है। तो स्केलर मल्टीपल हो जाए तो हम ये भी बोलेंगे सेम डायरेक्शन पे रहेगा, कोलिनियर रहेगा ना। सिर्फ -3 से करोगे तो फिर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर बोला जाता कि अपोजिट डायरेक्शन का ले लो तो माइनस कर देता। क्लियर है? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स दिए और आर इक्वल। दो वेक्टर्स है इक्वल है, दो वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो हम उसको इक्वालिटी लिख लेते हैं। ये i, ये 3j कैप इज इक्वल टू क्या दिया है? xi प्लस yj। अब इक्वालिटी मतलब i के क्वोशंट और i के क्वोशंट इक्वल रहेंगे, मतलब x इक्वल टू 2 मिल गया आपको, और j के क्वोशंट और j के क्वोशंट सेम रहेंगे, मतलब ये y इक्वल टू आपको 3 मिल गया। मिल गए ना दोनों वैल्यूज? है 1 मार्क के लिए मैक्स आएगा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं थी। क्लियर सबको? तो ठीक है, आज के लिए, आज के सेशन में इतना ही। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ कुछ थ्योरी अगर बच गई होगी तो वो थ्योरी भी क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन के साथ ही साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जो भी हमारा सेशन आज हुआ है वो उसको फिर से रिवाइज करो, सारे नोट्स बनाओ। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लो, ठीक है। तो मेक श्योर जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें आपके पहले 3 सेशन जो हमारे हो चुके हैं इंक्लूडिंग दिस सेशन, वो आप पूरे से थ्योरी क्लियर अच्छे से करो, तो आपको एक्सरसाइज सेकंड बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। कुछ पॉइंट्स में एमसीक्यूज के लिए देता हूँ आपको, तो वो भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।